गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीवीएन लाइव सेशन में आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में। तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है वो क्या है, किस प्रकार से होती है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो अपवर्तन है, सबसे पहले इसके बाद में बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या होता है कि जैसे आपने परावर्तन देखा था, परावर्तन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये दर्पण था, ठीक है, कोई भी दर्पण ले लिया, जैसे मान लो समतल दर्पण है, आपका गोलीय दर्पण है। इनमें क्या करती है, जो प्रकाश की किरण होती है वो आकर के टकराने के पश्चात वापस क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ये माध्यम था, तो यहां पर जिस माध्यम से वो जो किरण आई थी वो वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हमने क्या बोल दिया था, परावर्तन बोल दिया था। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो कि इस तरफ जो पॉलिश करी हुई है ये हटा देता हूं, तो किरण जो क्या करेगी, किरण अपना प्रभाव इस तरह से दर्शाएगी, आएगी, टकराएगी, और टकराने के पश्चात क्या करेगी जी, आगे निकल जाएगी, यानी कि आर पार हो जाएगी। तो जब आर पार जब हो जाती है, एक तरह से ये हमारा क्या था, कांच एक सॉलिड फ्रेम होती है, तो ये हमारा एक माध्यम हो गया, ये भी हमारा एक माध्यम हो गया, और ये कैसा माध्यम है जी, पारदर्शी माध्यम है। अब इस माध्यम में से क्या करेगी, प्रकाश की जो किरण है वो सीधे तरीके से गुजर गई जिस रास्ते से आई थी, यानी कि वो जाने की कोशिश करेगी उसी रास्ते से, लेकिन जा नहीं पाएगी। तो ये जो घटना होती है, इस कंडीशन में जो घटना हुई उसे ही क्या, किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, अपवर्तन के अंतर्गत उसको हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपवर्तन जो है वो और अच्छे तरीके से डेरिवेट करके समझाता हूं कि रियल में जो अपवर्तन घटना घटित होती है वो किस प्रकार से होती है। अपवर्तन की जो घटना है वो कुल मिलाकर के प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का जो वेग है उसमें परिवर्तन जो होता है, इस परिवर्तन की वजह से ही क्या दर्शाती है, प्रकाश जो है अपना एक रूप दर्शाता है। और कहूं कि ये जो घटना होती है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन की जो घटना होती है, उसको हम अपवर्तन के अंतर्गत और अच्छे से समझ पाते हैं। और ये प्रकाश के वेग में जो परिवर्तन होता है वो होता है, माध्यम परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, प्रकाश के वेग में परिवर्तन। जैसे मान लो ये 1 नंबर माध्यम हो गया और ये 2 नंबर माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण 1 नंबर माध्यम से 2 नंबर माध्यम में जाएगी, अब इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर माध्यम, 2 नंबर माध्यम, ये होते क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो मूल रूप से कहां से आता है, सूर्य से आता है, ठीक है। और पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण है, जैसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो वायुमंडल है, इसमें प्रकाश की जो किरण है जब इसमें प्रवेश करेगी तो वो अपना व्यवहार किस तरह से दर्शाती है, आइए। तो क्या है, इस दौरान जब किरण यहां पर जब है, यानी कि इसे हम कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब होता है बिना वायु के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है वो जैसे ही माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहां पर तो क्या करेगी, वो अपना उच्चतम जो वेग है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का जो वेग है वो तो यहाँ पर क्या करेगी, मेंटेन करेगी। और जैसे ही वो इसमें आएगी तो थोड़ा उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वेग किस प्रकार से कम होता है, एक जनरल सी बात है, एक जनरल सी घटना से हम देखते हैं कि वेग जो है वो किस प्रकार कम होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है, इस रोड में यहां पर क्या है जी, एक गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, यहां पर रोड जो है वो खराब है, कुल मिला के ये समझिए। तो यहां पर जब आप बाइक चला रहे हो, या कहूं कि इस कंडीशन में जब आप बाइक चलाते हैं, तो आपकी जो बाइक है इस समतल रोड पे, या कहूं कि ये जो एकदम सही रोड है, जो प्लेन रोड है, वहां पर इस बाइक का जो वेग होगा, v वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। तो ये जो मैक्सिमम इस कंडीशन में मैक्सिमम है, और जैसे ही आप यहां आते हो तो आपको पता है कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लगा करके इसमें से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वेग जो है, यानी कि वेलोसिटी v जो है वो क्या करनी पड़ेगी जी, कम करनी पड़ेगी। और यहां पर आपकी जो वेलोसिटी यानी कि वेग जो होता है, आपकी बाइक का जो वेग है वो क्या होता है, कम होता है। समझते हैं इस बात को।
और यहां पर वापस जैसे ही आपकी बाइक आती है तो क्या करेगी जी, इस कंडीशन में जो आपकी बाइक है, तो अगर मैं बात करूं ये ए नंबर की कंडीशन, बी और ये सी, तो आपको यहां पर ये स्पष्ट हो रहा है कि ए कंडीशन और सी कंडीशन में जो बाइक है वो क्या है, प्लेन रोड पर है, लेकिन बी कंडीशन में जो बाइक है वो प्लेन रोड पर नहीं है। तो आप अपने दिमाग में, या फिर एक बहुत ही साधारण घटना है ये कि यहां पर बाइक जो है वो आप धीरे चलाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, बाइक जो है आप स्पीड से चलाएंगे। तो एक तरह से ये जो रोड है वो क्या है, समान है कि नहीं? तो इसको मैं क्या कह देता हूं, माध्यम नंबर 1 कह देता हूं। अब ये जो है वो इन दोनों के समान नहीं है क्योंकि ये खराब है, तो ये क्या हो गया, माध्यम नंबर 2 कह देता हूं। इन दोनों घटनाओं के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये तो माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर 2 है। तो ये दोनों की दोनों बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम बाइक की स्पीड की बात करते हैं। तो माध्यम नंबर 1 में जो, या कहूं कि जहां पर रोड एकदम प्लेन है, वहां पर आपके बाइक का जो वेग है वो क्या होगा जी, उच्चतम होगा, या कहूं कि वो अपने जितना आप उसको वेग दे सकते हो या फिर जितनी उसकी कैपेसिटी है जितनी वेग से दौड़ने की, उतने वेग से वो दौड़ सकती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, उसका वेग जो है वो कम हो जाएगा। सेम इसी प्रकार की घटना क्या होती है, ये जो चीज है, यहां पर जो मैंने आपको खराब रोड दर्शाई है, यहां पर इसने वेग क्या कर लिया, कम कर लिया। इसी प्रकार से क्या होता है, इसको अगर कह दें कि प्रकाश की जो किरण है अगर वो इस प्रकार से आती है, ठीक है, अगर वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये क्या कर दिया मैंने, माध्यम, और माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस पारदर्शी माध्यम में जैसे ही किरण प्रवेश करेगी तो किरण जो प्रवेश करने के पश्चात क्या करेगी जी, अपने वेग में क्या कर लेगी, परिवर्तन। सेम यहां पर जो आपने घटना समझी है वो की वो घटना आप क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरण के साथ मैच करवाने की कोशिश करिए आप, और इससे रिलेट करके समझो ताकि आपको और अच्छे से ये बात पता चल जाएगी। तो ये तो माध्यम जो था ये फुल स्पीड वाला माध्यम था, यानी कि माध्यम नंबर 1, जहां पर क्या है जी, प्रकाश की जो किरण है वो फुल स्पीड से जा रही है। इसी प्रकार से ये माध्यम जो था ये नंबर था 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, पारदर्शी है, इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी जी, थोड़ा सा अपने वेग में परिवर्तन कर लेगी। यानी कि वेग में परिवर्तन कैसा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये भी क्या करता है, दोनों माध्यमों पर डिपेंड करता है। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये माध्यमों पर डिपेंड किस प्रकार से करता है। अगर मान लीजिए कि किरण जो है वो प्रवेश ऐसे माध्यम से कर रही है जो क्या है, इसकी अपेक्षा ज्यादा सघन है, जैसे इसके बारे में अगर मैं समझाता हूं, जैसे प्रकाश की किरण मान लो आई, ये आपकी वायु कह देता हूं, ठीक है, इस वायु में से आई और प्रवेश किस में करती है जी, मान लो पानी में करती है, और इस पानी से वापस से वो कहां चली गई, वायु में। तो इस तरफ से जब किरण आ रही है तब उसका वेग क्या है, ज्यादा है। जैसे ही वो पानी में प्रवेश करेगी तो पानी में प्रवेश करने के बाद में क्या होगा जी, प्रकाश की किरण का वेग है वो थोड़ा प्रभावित होगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब वो पानी से वापस से वायु में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसका वेग जो है वो बढ़ेगा। तो इस दौरान जो घटना घटित हो रही है, माध्यमों से जब किरण गुजर रही है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात अपने पथ में जो विचलन पैदा हो रहा है, या कहूं कि अपने पथ में जो विचलन कर रही है प्रकाश की किरण, इस घटना को हम क्या कहते हैं जी, अपवर्तन कहते हैं। तो यहां से आपको अपवर्तन समझ में आ चुका है कि अपवर्तन जो है वो किस प्रकार से प्रकाश की किरण दर्शाती है, या प्रकाश की किरण के द्वारा जो व्यवहार दर्शाया जाता है या जो घटना घटित होती है प्रकाश की वजह से, उसे हम अपवर्तन का नाम दे दिया। तो अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझ गए। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये समझाया है, सेम का सेम रिलेट कर लो। ये वायु है तो ये वायु मान लो, ये क्या है, ये पानी है, तो ये मैंने आपको माध्यम नंबर 2 अलग दे दिया, ये माध्यम नंबर 2 अलग था। इसी प्रकार से आपकी रोड जो प्लेन थी तो सेम आ गई। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर रही है, उसी प्रकार से आपकी जो बाइक थी वो क्या थी, माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर जब 2 में प्रवेश करेगी, जब ये एक तरह से कहूं कि खुरदरी जो रोड है या कहूं कि गड्ढे वाली जो रोड है, उसमें क्या करेगी, अपना वेग जो है ऑटोमेटिक आपको कम करना पड़ेगा। आप अगर कम नहीं करोगे तो यहां पर आपको नुकसान होगा, समझते हो। तो यहां से आप आसानी से मतलब पार नहीं कर पाओगे, या फिर इसमें आप अपना वेग कम किए हुए इस माध्यम को आप क्या नहीं कर पाओगे, क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी यही घटना होती है। तो प्रकाश का वेग वायु में अधिक था,
पानी में कम हुआ, फिर वायु में वापस ज़्यादा हो गया, तो ये कि सेम की सेम घटना क्या होगी, यहाँ से रिलेट होगी। तो अपवर्तन की जो परिभाषा हुई कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये माध्यम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, माध्यम 1 से 2 में जब प्रवेश कर रही है तो वो क्या कर रही है, अपने पथ में विचलन दर्शा रही है। और ये विचलन जो होता है या फिर ये जो घटना हुई सारी की सारी, यही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है प्रकाश का। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए बात कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो आप किसे कहोगे। इसमें 2-3 चीजें और ऐड कर सकते हैं हम, जैसे प्रकाश का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि माध्यम नंबर 2 में से 1 में जा रही है या 1 में से 2 में जा रही है। तो हमने दोनों को इंक्लूड करके ये कह दिया कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। किस प्रकार से होती है, चलिए बात करते हैं। मैं एक लेता हूँ कांच की, मान लो ये मैंने एक प्लेट ले ली, या कहूँ कि एक कांच की पट्टी ली है। अक्सर क्या है, जो भी आपको टीचर्स ये अपवर्तन की घटना पढ़ाते हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले एग्जाम्पल ये बताएंगे कि आपको जो प्रकाश की जो किरण है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुई या अपने पथ में किस प्रकार से उसने परिवर्तन करा। मैंने आपको ये बताया कि रियल कंडीशन में जब प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वो किस प्रकार से अपना व्यवहार जो है वो दर्शाती है, उसी के आधार पर मैंने आपको परिभाषा समझाई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो विचलन हो रहा है, प्रकाश की किरण में जो विचलन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से मान लो कि कुछ कोण बना करके क्या कर रही है, एक प्रकाश का हम स्रोत लें। अगर मान लो यहां पर मैं टॉर्च रखूं, ठीक है, और टॉर्च की सहायता से क्या करूं जी, इधर मैं प्रकाश की किरण को एक रेखीय पथ में आने के लिए मजबूर करूं। और वो कैसे होगा, एक गत्ता लूंगा और गत्ते में छेद कर दूंगा। तो यहां से क्या करेगी, प्रकाश की जो किरण है वो क्या करेगी, रेखीय रूप में अपना जो सरल रेखा में पथ दर्शाते हुए आपको यहां से आती हुई प्रतीत होगी। और एक बिंदु ले लेते हैं, जिस बिंदु को नाम दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर ओ नाम देता तो ओ से ए की तरफ क्या आ रही है जी, प्रकाश की किरण आ रही है। ये जो किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण यानी प्रकाशिक स्रोत से जो किरण आ रही है उसको आपने क्या बोल दिया, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आकर के वो टकराई, या कहूं कि जिस बिंदु पर वो आपतित हुई, उस बिंदु पर क्या करेंगे जी, हम एक अभिलंब खींचेंगे। और अभिलंब अपने आप में, जब आपने अभिलंब जो शब्द आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका तल है उसके साथ एक 90 डिग्री एंगल के ऊपर एक आप काल्पनिक रेखा खींच दो, या इस प्रकार से इसको काटो कि वो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अभिलंब जो है वो ये है। अभिलंब के बारे में आपको समझ में आ गया कि अभिलंब है क्या, ठीक है। अब क्या करती है कि ये डिपेंड करती है कि किस तरफ झुकेगी या किस तरफ जाएगी। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिया है, कांच की पट्टी, यानी क्या है, सॉलिड है कि नहीं। तो ये सॉलिड यानी कि ठोस है। तो एक तरह से ऐसा जो माध्यम होता है, इस माध्यम को हम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं जी, सघन माध्यम कहते हैं। और जो जिसमें से किरण आ रही है उसको हमने क्या कहा है, विरल माध्यम।
यानी कि अगर किरण हवा में से आ रही है, या कहूं कि इसकी अपेक्षा इन दोनों में अगर हम बात करें तो सघन कौन सा हो गया, ये। तो बच गया कौन सा, उसको हम विरल कह देंगे। जैसे मान लीजिए इसकी जगह अगर मैं पानी का कुछ कह दूं कि ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो और इसमें एक कांच का मैं मान लो टुकड़ा रख देता हूं, तो कांच का जो टुकड़ा है वो पानी की अपेक्षा क्या है जी, सघन है। तो यहां पर हम सघन माध्यम इसके लिए बोलेंगे, और इसी प्रकार से ये इसके लिए विरल माध्यम हो गया। अब बात करता हूं मैं कि प्रकाश की किरण वायु में से आ रही है और इस जल में जब प्रवेश करती है तो वायु की अपेक्षा सघन कौन सा हो गया जी, पानी हो गया। तो पानी को हम क्या बोल देंगे, सघन माध्यम बोल देंगे। तो पानी हमारे लिए क्या हो गया, सघन माध्यम, और बच गया जो विरल माध्यम। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम कई बार क्या है कि इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमने जो जैसे पानी लिया तो पानी एक तरह से सघन माध्यम, नहीं, हम तुलनात्मक रूप से ये बात कहेंगे कि इसकी तुलना ये सघन है या इसकी तुलना ये विरल माध्यम है। तो ये बात समझ में आ गई सघन माध्यम और विरल माध्यम की। तो सघन माध्यम कौन सा हो गया, ये तो देखो वायु में से आ रही है। आपको पता है कि मैं जब टॉर्च लगाऊंगा तो सीधी सी बात है टॉर्च के सामने वायु है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका किस तरह से व्यवहार होता है, वो किस प्रकार से अपना पथ जो है वो किस प्रकार से विचलित करेगी, चलिए बात कर लेते हैं। अब ये बात आपको बता देता हूं, यहां से विरल माध्यम है, आपको बात पता चल रही है। अब इस विरल माध्यम में से अगर सघन माध्यम में कोई भी किरण आती है तो वो क्या करेगी जी, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला रोड वाला जो मैंने बताया था आपको एग्जांपल, तो रोड वाले एग्जांपल में इस प्रकार से आपकी रोड थी, ठीक है, और इसमें एक गड्ढा था, तो यहां से क्या थी, स्पीड से जा रही थी आपकी बाइक, और इसमें आते हैं इसकी स्पीड क्या हो गई जी, लो हो गई। तो सेम उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये इसके लिए सघन हो गया, ये इसके लिए विरल माध्यम हो गया। तो इसमें क्या होगा, जैसे किरण प्रवेश करेगी सघन माध्यम में तो इसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। और जब प्रकाश का वेग जो कम होता है तो किरण क्या करेगी जी, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी कि नहीं झुकी, तो ये जो कोण बना, ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगी, ये अभिलंब है और अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर मतलब अभिलंब की तरफ आएगी किरण। तो ये मैंने अभिलंब खींचा है और ये, अब देखिए, अब यहां पर जो अभिलंब के साथ आपतित जो किरण कोण बना रही है उसे हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया, आपतन कोण। इसी प्रकार से ये जो अभिलंब के साथ, अब ये जो किरण के वेग में जो परिवर्तन हुआ और जैसे वो माध्यम में प्रवेश करी तो इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि अपवर्तित किरण कौन सी है। तो यहां से ये बात आपको क्लियर होती है कि अपवर्तित किरण ये है। अब ये जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसे कहते हैं हम अपवर्तित कोण कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अपवर्तित कोण कौन सा है और आपतन कोण कौन सा है। तो यहां पर किरण क्या हुई जी, अपवर्तित हुई। तो यहां पर हमने ये बता दिया कि अपवर्तित जो किरण है वो क्यों हुई है, अपवर्तित जो किरण हुई वो क्यों हुई, क्योंकि हम जो विरल माध्यम से जब किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अभिलंब जो था उसकी ओर क्या हो गई जी, वो झुक गई है। तो ये जो कोण है, ये जो कोण दर्शाया गया उसे हमने क्या कह दिया, अपवर्तित कोण कह दिया। अब इसी प्रकार से जिस बिंदु पर, या कहूं कि इस माध्यम से जब किरण बाहर निकलती है तो वो किस प्रकार से व्यवहार दर्शाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर किरण के अपवर्तन की, तो ये किरण आ रही है, अब ये माध्यम था और ये 2 नंबर का माध्यम है और ये आपका 1 नंबर का माध्यम है। तो इस 2 नंबर के माध्यम और ये 1 नंबर के माध्यम में हमने बात कर ली कि किरण जो है वो 1 नंबर के माध्यम से प्रवेश करती है और 2 नंबर के माध्यम से क्या हो रही है, निकल रही है। यहां पर क्या है, माध्यम नंबर 1 में से किरण क्या करेगी जी, माध्यम नंबर जैसे ही वापस से इस विरल माध्यम में, ये एक तरह से ये क्या है, विरल माध्यम है और ये आपका माध्यम नंबर 1 है। तो इस 1 नंबर माध्यम में जब प्रवेश करेगी किरण, या कहूं कि इसमें से गुजरेगी तो किस प्रकार होगा। अब इस बिंदु पर क्या करेंगे, जैसे यहां पर अभिलंब खींचा उसी प्रकार से यहां पर भी आप एक अभिलंब खींच देंगे। अभिलंब अपने आप में क्या होता है, इस तल के साथ 90 डिग्री एंगल बना करके निकलेगा, क्योंकि नाम में ही
ये बात स्पष्ट है। तो इस कोण को, तो ये जो कोण है इस कोण को तो कह देंगे हम आपतन कोण, क्योंकि ये देखो यहाँ पर दूसरी बार जो अपवर्तन की घटना दर्शाई जा रही है। यहाँ पर एक घटना हो चुकी है, एक दूसरी घटना यहाँ हो रही है। तो यहाँ से किरण जो है वो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या कर जाती है, अपना जो वेग है, अब देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपकी जो बाइक थी वो लो स्पीड से थी और यहाँ पर आने के सॉरी हाई स्पीड से थी और यहाँ आने के बाद में लो स्पीड हुई उसकी, और जैसे ही वो इससे निकलेगी तो वापस से क्या हो जाएगा जी, उसकी जो स्पीड है वो टॉप स्पीड हो जाएगी। समझते हो इस बात को? तो सेम की सेम जो घटना है वो यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर जो वेग जो इसका कम था, अब जैसे ही वो माध्यम नंबर 1 यानी कि विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी वापस से क्या करेगी, वो टॉप स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, तो वो क्या कर देगी जी, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये यहाँ से दूर हट जाएगी और यहाँ इस तरफ आएगी और यहाँ इस तरफ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि अपवर्तन की जो घटना है वो किस प्रकार से दर्शाई जा रही है। इसको आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से एक कांच की पट्टी लें आप, इस प्रकार एक प्रकाशिक स्रोत लें। प्रकाशिक स्रोत में से जो प्रकाश निकलता है वो आपको भी पता है बहुत सारा निकलेगा पुंज के रूप में। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप उसको सरल रेखा में गमन करवाने के लिए एक गत्ता लेंगे जिसको काट करके एक बीच में से छेद कर दें। ठीक है, और वो जो है वहाँ से आपको रेखीय रूप में आती हुई किरण आपको प्रतीत होगी। और इस बिंदु पर आप क्या करेंगे, जैसे ए बिंदु लिखा, इसी प्रकार से ये आपका बिंदु बी हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये मान लो ओ था, ये पी होगी। तो इस प्रकार से ये जो किरणें हैं यहाँ से, यानी कि देखो ओ से ए पर किरण आई और ए से बी पर आई, बी से वापस कहाँ चली गई, पी पे। तो ये देखो यहाँ पर देखो किरण देखो मुड़ रही है। तो ये घटना क्या कहलाई है, अपवर्तन की घटना कहलाई है। अब बात करते हैं इनके ऊपर आधारित जो उदाहरण है, या कहूँ कि आपके दिनचर्या के अंदर जो आने वाली बातें जो अपवर्तन की घटना पर आधारित हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जब देखते हैं आप, जैसे मान लो कि एक पानी की कोई भी मतलब एक पानी भरा हुआ है कहीं जगह, या टंकी है जिसमें आप जैसे मान लो कि आपकी जो घर पे जो भैंस वगैरह उनको पानी पिलाते हो। अब क्या करते हैं कि कई बार हम कोई लकड़ी होती है हमारे हाथ में और पानी के अंदर हम जैसे लकड़ी को डालेंगे तो आपको पानी के अंदर जब लकड़ी डालते हो तो आपको यूं लगता है कि ये लकड़ी टूट कैसे गई, आपको मन में होता है, क्योंकि आपको दिखाई वो उस प्रकार से दे रही है कि वो लकड़ी जो है वो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बारे में बात करेंगे, अपवर्तन की घटना आप समझ चुके हैं। अब इसके ऊपर आधारित जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। चलिए, जैसे पानी की आपकी ये टंकी है, ठीक है, इसमें आपने एक लकड़ी डाली है। अब लकड़ी क्या करती है, आपको थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये आपने देखा होगा। जैसे मान लो कि पानी का तल जो है वो ये है, जबकि लकड़ी रियलिटी के अंदर आपको भी पता है कि इस प्रकार से सीधी है कि नहीं। लेकिन आपको यहां से क्या महसूस हो रहा है, आपको यहां से ये महसूस हो रहा है कि लकड़ी जो है वो टूट गई है, या कहूं कि लकड़ी जो है वो आपको यूं ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, यूं महसूस होता है। ठीक है, लेकिन वो ऊपर उठी हुई दिखाई क्यों देती है, इसका कारण समझिए। इस दौरान क्या होता है कि यहां पर माध्यम अलग हो गया, यहां पर माध्यम अलग हो गया। तो ये तो विरल माध्यम हो गया, ये कौन सा माध्यम हो गया जी, सघन माध्यम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जैसे मान लो जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, ऑब्जर्वर यानी देखने वाला जो व्यक्ति है वो यहां खड़ा है। कहां खड़ा है जी, यहां खड़ा है। अब ये देखने वाला व्यक्ति जो है उसको जो ये लकड़ी जो है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी या नहीं देगी। अब मैं बात कर लूं, मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ है, मैं कहूँ जिस तरफ लकड़ी है उसी तरफ ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं कि ये लो, तो यहां पर जो आपको लकड़ी है वो उठी हुई दिखाई देगी या नहीं देगी। तो यहां से मान लो कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहां से मान लो कि चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जैसे मान लो आपके पास अगर इस लकड़ी की बात करो तो इसी लकड़ी के अनुरूप जो है वो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, आपके पास आ रही हैं। तो ये बिंदु आपके लिए क्या हो गया, मान लो x हो गया, ये आपके लिए y हो गया। तो आपको y दिखाई दे रहा है, x जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरणें देखो यहां से ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ आएंगी, तो ये क्या करेगी जी, ये क्या करेगी, यहां से आने के बाद में आपको भी पता है इस माध्यम से आते ही मान लो इस तरफ से आ रही हैं तो ये थोड़ा और दूर जाएंगी, तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएंगी। समझ रहे हो इस बात को? क्यों? क्योंकि ये माध्यम नंबर था 2, या कहूं कि सघन माध्यम, ये समझ लीजिए, और ये वो आपका हो गया विरल माध्यम।
तो जब सघन माध्यम से किरण विरण माध्यम में आती है तो वो क्या करती है, इसको अगर मैं अभिलंब कह दूं तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। हटेगी कि नहीं हटेगी? अब ये अभिलंब से दूर हट गई है तो किरण जो है आपके पास यहाँ जा रही है। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर हमें क्या होगी, अगर दो किरणों की बात करूँ, जैसे मान लो एक किरण यहाँ से निकली, एक किरण ये यहाँ से निकल करके यूं जा रही है, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर आपको काटती हुई प्रतीत होंगी काल्पनिक रूप से, और जिस बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं वहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, आपकी जो लकड़ी है वो उस तरह से दिखाई देगी। तो आपकी लकड़ी जो है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई इसलिए देती है क्योंकि अंदर से जो लकड़ी थी वहाँ से किरणें गई, वो जाकर के इस सतह से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ जी, वो अपवर्तन की घटना दोहराती है। तो ये जो लकड़ी आपको उठी हुई दिखाई दे रही है, इसका मूल कारण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन था। क्या था? प्रकाश का अपवर्तन था। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण जो है वो आपको वस्तु जो है, अगर पानी में अगर हम आपने कोई वस्तु रखी है तो वो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं पानी में ही। तो ये मान लीजिए पानी है और इसमें एक सिक्का रखा हुआ आपका, और सिक्का जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है? सपोज करिए जैसे मान लो ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ है, ठीक है, वो क्या करेगा, यानी देखने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर है। अब इसमें पानी नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका जो सिक्का है वो आपको मान लो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, सिक्का आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्यों दिखाई देता है? इसका भी कारण है कि ये सेम की सेम वही घटना दर्शाते हैं। जैसे ये किरण गई, जाने के पश्चात जैसे मान लो ये इधर जाती है, इसी प्रकार से दो किरणों की बात करूँ, एक किरण भी इधर जाती है, तो इनको जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर हमें काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन की घटना के कारण। अपवर्तन की घटना के कारण। तो इन एग्जाम्पल्स की सहायता से ये बात आप समझ पाए हैं कि अपवर्तन की जो घटना है वो निम्न प्रकार से है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल थे इनकी सहायता से हम समझ चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से निम्न घटनाएं होती हैं। आपको इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि रात के अंदर जैसे तारे जो होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। किस प्रकार से? जैसे मान लो कोई तारा हमसे लाखों वर्ष दूर है या कई वर्ष दूर है, तो वो वहाँ से जब प्रकाश आता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं उनमें से गुजरता हुआ आता है, और गुजरता हुआ आएगा तो वो क्या करेगा, अपने पथ में विचलन होता हुआ आएगा, और आपके पास जब तक आएगा तो वो आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। तो निम्न प्रकार से जो घटनाएं होती हैं वो अपवर्तन पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं कि अपवर्तन जो घटना है या प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है वो किन किन नियमों पर आधारित है, या किस प्रकार से हम उनको नियमों द्वारा समझ सकते हैं, क्या क्या होते हैं। तो चलिए अपवर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि अभिलंब जो था वो किस प्रकार से था, आपतित किरण थी वो किस प्रकार से थी, उसके अलावा आपतित किरण के अलावा जैसे आपके अपवर्तित किरण थी ये किस प्रकार थी। ये तीनों की तीनों जो होती हैं वो सारी तीनों की तीनों क्या होती हैं जी, किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, या फिर कहूँ कि ये जब घटना होती है तो वो किस प्रकार से अपना व्यवहार दर्शाती है। तो ये देखिए, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं, है ना। यहाँ पर देखो, ये इधर आ गई, ये इधर से आई, और ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई, और ये आपके आपतित किरण हो गई। तो ये निम्न प्रकार से होती हैं। ये तीनों की तीनों क्या है जी, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ से पहला जो नियम निकल करके आएगा, या कहूँ कि बात करेंगे पहले नियम की, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तीनों की तीनों क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। तो पहला नियम आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। इसमें जो ये कोण बना अभिलंब के साथ, और इसके साथ जो कोण बना, ये किस प्रकार से होते हैं, बात करते हैं इनकी। तो आपतित जो किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और
अपवर्तित जो किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो सेकंड जो नियम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो नियम है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। तो बात करते हैं, चलिए यहां पर ये जो नियम है यहां पर, जैसे अब आपतित जो किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसकी जा, और अपवर्तित जो किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसकी जा का जो अनुपात होता है, उस कोण की जा मतलब उसका साइन, ठीक है। जा का मतलब होता है, एक होता है जा, कुजा और स्पर्श जा, ये त्रिकोणमिति के फलन है। जा तो होती है, साइन होता है आपका, और ये होता है कॉस, और ये होता है टैन। तो त्रिकोणमितीय जो फलन है निम्न प्रकार से जो मैंने आपको बताए हैं, जा का मतलब हो गया साइन, यानी कि अगर मैं इसको थीटा नाम दूं तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। अब ये आई है तो ये क्या हो गया, साइन आई हो जाएगा। अर्थात आपतित किरण ये हो गई आपकी आपतित किरण जो अभिलंब के साथ, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ क्या बनाती है जी, कोण बनाती है। तो उस कोण की जा क्या हो गई, साइन आई हो गया। इसी प्रकार से जो अपवर्तित किरण है आपकी, अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसकी जा क्या हो गई, साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है जी, नियत होता है। किस प्रकार से, तो देखिए हम यहां से इसको यूं समझते हैं कि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण की जा है उसको हमने कह दिया है साइन आई, और अपवर्तित किरण की जो अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसकी जो जा है उसको हमने कह दिया साइन आर। तो यहां से जो नियम बना वो क्या बना कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है जी, नियतांक होता है। तो ये निम्न प्रकार से जो आपका नियम जो है, सेकंड जो नियम है, जो अपवर्तन का महत्वपूर्ण जो नियम है, उसको इस प्रकार से मैंने प्रदर्शित कर दिया है, और इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार आपको सीधा पूछ लेता है कि स्नेल का जो नियम है वो लिखो। तो स्नेल का जो नियम है वो क्या है, निम्न प्रकार से है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या लिख दिया आपने, नियतांक लिख दिया, जो क्या है, स्नेल का नियम है। तो ये तो था कुल मिलाकर के एक कहूं कि अपवर्तन की घटना का जो दूसरा जो नियम है, या किस प्रकार से अपवर्तन की घटना जो है वो घटित होती है, और उसमें साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान आएगा वो क्या होगा जी, कांस्टेंट वैल्यू होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, यानी नियतांक होगा। कोई भी जो मान आएगा दोनों का वो क्या होगा, नियतांक होगा। तो ये क्या है, हमारा सेकंड रूल है। तो पहला नियम क्या था जी, आपतित किरण हो गई आपके, अभिलंब हो गया, और अपवर्तित जो किरण है वो क्या होती है, एक ही बिंदु पर स्थित होती है और एक ही तल में स्थित है, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड जो नियम है, सेकंड जो रूल है, मैंने आपको बहुत ज्यादा मैंने भाषा के रूप में तोड़ करके नहीं समझाया। इसका रीजन भी यही है कि भाषा में अगर लिख दूंगा तो लिखी हुई बात तो आप मान लो पढ़ लोगे, लेकिन आप उसको कितना समझते हो वो बात होती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो कोण बनता है अभिलंब के साथ आपतित किरण का, उसे हम कहते हैं आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बना उसकी जा जो थी वो क्या है, साइन आई है। इसी प्रकार से अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया है उसकी जो जा है वो हो गई साइन आर। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, अनुपात यानी कि अनुपात को हम इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं कहूं ए और बी का, ए व बी का अनुपात नियतांक है, या ए व बी का अनुपात जो है क्या है, अनुपात जो है वो क्या है, नियत है, तो हम क्या करेंगे, या नियतांक है तो हम करेंगे ए अपॉन बी बराबर नियतांक या कांस्टेंट वैल्यू,
तो ये क्या आएगा, इसी प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सेम इसी तरह से मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो तीसरा जो नियम है वो किस प्रकार से अपवर्तन की जो घटना है उसको और अच्छे से समझने के लिए तीसरा जो रूल है वो क्या है, समझिए। जब किरण, जैसे मान लीजिए कि ये आपका माध्यम है, ये कैसा माध्यम है, 2 नंबर यानी सघन माध्यम बोल दिया हमने, और ये आपका है विरल माध्यम। ठीक है, तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो वो अपना मतलब वो किस प्रकार से अपना व्यवहार जो दर्शाई, अभिलंब जो हमारा है, ये जो हमारा अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ जुड़ती है या उससे परे जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात बता देता हूं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो हमेशा जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब जो किरण, जैसे ये आपकी अपवर्तित किरण थी, ये जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करी, विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या करेगी, ये आपका अभिलंब है और इस अभिलंब से क्या करेगी, वो दूर जाएगी। क्या होगी जी, दूर जाएगी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, देखिए मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया कि जब किरण विरल माध्यम से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो क्या होगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्या होगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला नियम। कौन सा, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। इसी में अगर इसको ए नाम देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या होगा कि जब किरण जो है वो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अपना व्यवहार किस प्रकार से दर्शाती है उसकी बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है, वो दूर जा रही है, और ये क्या हो रही है, की ओर झुक रही है, या कहूं झुक रही है, नहीं देखो इस तरफ आ रही है। अब यहां पर बात करते हैं हम सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये दूर किस प्रकार से हटी वो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया है किस प्रकार से हटती है, ये मैंने आपको बात बताई है। तो ये आपकी जो किरण है, अपवर्तित किरण किस प्रकार से होती है। अब अगर इसका पथ अगर हम चेंज कर दें, जैसे ये मान लो विरल माध्यम, या कहूँ कि मैं यहीं से बात करूँ, हमें जो किरण है इसके बारे में इधर से बात नहीं करनी है, और हमने क्या करनी है कि प्लेट के अंदर जो किरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो आपकी अगर इस तरफ से अगर किरणें आएंगी तो ये तो आपके लिए हो गई आपतित किरण, ये हो गया आपके लिए अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित यानी सघन माध्यम है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है तो किरण क्या होगी जी, इसी प्रकार से व्यवहार है जिस प्रकार से आपके सामने दर्शा रही है। तो आपको अगर इसको रिवर्ट करके समझना होगा, यानी कि जिस तरह से किरण आ रही है उसके अगर पथ को मैं वापस से क्या कर दूं, उसको बदल दूं। तो इसको मान लो कि इसी किरण को मैं 180 डिग्री पर मोड़ करके वापस से इसी पथ पे वापस दोहराता हूं, तो सेम की सेम जो घटना हुई है उसी घटना से होती हुई वापस गुजर जाएगी। तो यहां से जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के जो नियम है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं।
अभी तक हमने अपवर्तन के जो नियम थे वो पढ़ लिए, ठीक है, जो नॉर्मल जो बातें थी वो हमारे क्लियर हो चुकी हैं। अब जो स्नेल का नियम है आपका, ठीक है, वो क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि नियतांक होता है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। ये नियतांक किस प्रकार का होता है या किन बातों पर निर्भर करता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो ये जो नियतांक होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और स्नेल का जो नियम है sin i अपॉन sin r इक्वल टू जो कांस्टेंट आ रहा है, इसमें जो नियतांक है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? म्यू से रिप्रेजेंट करा है। ये हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा म्यू 2 1 लिखा, तो देखिए आप यहाँ पर समझिए कि जो हमने क्या करा है, जो हमारा जो अपवर्तन की जो घटना में हम पढ़ रहे हैं वो निम्न प्रकार से है कि कोई किरण आती है माध्यम से, तो मैं इतनी देर से माध्यम 1 माध्यम 2 जो कह रहा हूँ, यानी कि माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में जब किरण प्रवेश करती है तो हम क्या करते हैं कि कुल मिलाकर के जिसके सापेक्ष, जैसे मान लो कि हम जो बात कर रहे हैं माध्यम नंबर 1 की बात करें, और माध्यम 1 क्या है, लगभग बात होगी हवा के बारे में, तो हम क्या करते हैं इसके सापेक्ष, इसको हम क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। इस आधार को मान करके इसमें जो सेकंड जो माध्यम है, इसमें जो किरण जो अपवर्तित हो रही है उसको क्या कह देते हैं, या कहूं कि यूं भी होता है, ये जो अपवर्तनांक है वो इस माध्यम में प्रकाश का वेग और इस माध्यम में प्रकाश के वेगों का क्या होता है जी? अनुपात होता है। तो सापेक्ष ज्ञात किसके करेंगे? इसके ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम जो मूल बात लेकर के चलेंगे कि हवा में जो वेग है और जो माध्यम में जो वेग है उनका जो अनुपात होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। या हम सीधे तरीके से यूं कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमने मान प्राप्त किया है या फिर हमारे पास जो ये आया है, इसको हम क्या कहते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहां से क्या आ गया, इसको जो म्यू 2 1 हमने दर्शाया है, तो माध्यम यानी कि माध्यम अगर मैं मान लीजिए कि माध्यम यहां पर इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, तो इसमें म्यू में जो प्रदर्शित किया गया है, तो म्यू को हमने यूं लिखा है म्यू 2 1, अर्थात 1 के सापेक्ष 2 का जो अपवर्तनांक है उसका जो मान होगा वो क्या होगा, या फिर इसमें जो हमारे पास अनुपात आएगा उसके माध्यम से ये बता सकते हैं कि हमारी जो किरण है वो कितनी अपवर्तित होगी और कितनी नहीं होगी। यानी कि एक निश्चित एंगल के साथ जो अपवर्तित होती है किस प्रकार से होती है। जैसे निर्वात में जो अपवर्तनांक का मान होता है वो कितना होता है, यानी म्यू का जो मान है वो होता है 1 होता है। किसके लिए? निर्वात के लिए। किसके लिए जी? निर्वात के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ से सिर्फ इतना समझना है कि म्यू जो हमारा नियतांक था उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है म्यू 2 1 यानी sin i अपॉन sin r, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग, यानी कि I जो था, I किससे रिलेट था? I यानी कि जो आपका माध्यम नंबर 1 में जो कोण बन रहा था वो किस प्रकार से था, तो इसको सीधे तरीके से यूं दर्शा दिया गया है कि हवा में जो प्रकाश का जो वेग है अनुपात हमने किसका लिया? माध्यम में जो प्रकाश का वेग है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको भी हम क्या कहते हैं जी? म्यू 2 1 कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष याद कर रहे हैं? माध्यम नंबर 1 के सापेक्ष, तो इसको हम सापेक्ष कह देंगे। और इसके जो निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष यानी कि ये वाला माध्यम जो माध्यम नंबर 2 है उसमें प्रकाश का वेग, तो यहाँ से हम यूं भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको V1 से प्रेजेंट करूँ और इसको मैं V2 से प्रेजेंट करूं, तो आपके सामने जो बात आई है वो कुल मिलाकर के ये आएगी कि म्यू बराबर V1 अपॉन V2 से आप क्या कर सकते हो? इसको प्रदर्शित कर सकते हो। अर्थात माध्यम नंबर 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम नंबर 2 में प्रकाश के वेग को आपने किससे प्रदर्शित किया? म्यू 2 1 से। ये क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है ये? अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहां से चलिए मैं 2-3 बात बता देता हूं कि किस किस में जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है। निर्वात में मैंने आपको बताया है कि म्यू का जो मान है वो कितना है? 1 है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं वायु की, तो वायु का होगा 1.003, म्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1.003, और पानी में जो होगा वो होगा 1.33 होगा। पानी में जो होगा म्यू का मान जो होगा वो कितना होगा? 1.33।
कांच में जो होता है, कांच में जो होता है 1.50 होता है। इसी प्रकार से कैरोसिन जो है आपका, क्या जी, कैरोसिन जो है उसमें है 1.44। तो ये क्या है, म्यू के मान है। इसी प्रकार से सारणी दी हुई है, उसमें से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या था, अपवर्तनांक था, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे हम इस अपवर्तन की घटना पर आधारित जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बेस्ड हैं और हमें समझाए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सूरज है, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जब होता है, तो उस कंडीशन में आप सूर्योदय से पूर्व तो आपको सूरज जो है वो आपको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्योदय की कंडीशन है, ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो सूर्यास्त की है। इन दोनों कंडीशनों में जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्षितिज हो गया। तो यहां पर जो व्यक्ति है, इस स्थिति पर जो व्यक्ति है, यहां पर आपको क्या देगा, जब सूर्योदय हुआ ही नहीं है, ये क्षितिज हो गया आपका, ये क्या हो गया, क्षितिज हो गया। क्या हो गया, आपको क्या होता है, क्षितिज से जब नीचे की तरफ सूर्य रहता है तो सूर्योदय के जब टाइम होता है उस कंडीशन में आपको सूरज जो है वो यहां दिखाई देता है, और सूर्य जो अस्त हो गया उसके बाद में भी आपको सूरज जो है वो दिखाई दे रहा है। तो सूर्यास्त से पूर्व आपको सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद में भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। इसका मूल कारण क्या है, ये घटना जो है वो किस पर आधारित है या क्यों आपको दिखाई देता है, इसका कभी आपने रीजन जो है वो समझने की कोशिश नहीं की। चलिए मैं आपको यहां से समझाता हूं। आपको भी पता है कि अपनी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है जी, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल के जस्ट बाहर जो है वो क्या है, निर्वात है। वहां पर क्या है, हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जहां पर हवा नहीं है वहां पर प्रकाश का जो वेग है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आपको भी पता है इस बात का। अब इस कंडीशन में जब सूरज से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी उनका जो वेग होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं हमारे पास प्रकाश पहुंचने के लिए। तो चलिए यहां से बात करते हैं। जैसे ही आपका ये जो तल मैंने बताया है ये क्या है, क्षितिज है। जैसे आप यहां खड़े हो तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, सूरज जो है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है, तो यहां से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो आपको भी पता है कि स्वतंत्र रूप से क्या निकलेंगी, इस प्रकार निकलेंगे, चारों तरफ निकल जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे इस क्षितिज के लिए, तो यहां से जो किरणें निकलती है वो इस प्रकार से होती हुई गुजर जाती है। अब जैसे ही ये जो है, इससे ये जो मैंने लाइन खींची है और ये जो आपको ये दर्शाई गई है, इसके अंदर अंदर क्या है जी, वायु है। इसके अंदर अंदर क्या है, हवा है, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, और एक तरह से ये क्या कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। और जब माध्यम का काम कर रहा है और इस तरफ जो है वो निर्वात यानी कि वायु है ही नहीं, तो ये भी एक माध्यम हो गया। आपको भी पता है ये बात। ये माध्यम नंबर 1 कह दूं और इसको कह दूं मैं माध्यम नंबर 2। क्यों, क्योंकि वायु उपस्थित है, या कहूं कि हवा उपस्थित है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, माध्यम नंबर 2 हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं और जाकर के वायुमंडल से इस प्रकार से होती हुई जब गुजरती हैं, तो वो क्या हो जाती है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, तो अगर मैं इसके ऊपर अभिलंब खींचूं तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा अभिलंब से ये, जैसे मान लो अभिलंब खींचा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। तो ये जैसे अंदर प्रवेश करेंगी तो ये झुकती जाएंगी, जैसे अंदर प्रवेश करेंगी तो ये झुकती जाएंगी। इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए एक जो किरण है, जैसे ये झुक जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रकार से एक किरण की बात करूं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक किरण जो है वो मान लो कि इस तरह से आई, यहां टकराई और टकरा करके आपके पास पहुंच गई। इसी प्रकार से ये जो किरण थी ये टकराई, कहां टकराई जी, इस तल पे टकराई। यहाँ पर जो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, ये माध्यम आपका 1 नंबर हो गया, ये माध्यम आपका 2 नंबर हो गया। तो यहाँ से जब किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पर आपको
एक आभासी जो प्रतिबिंब है सूरज का वो आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो सूर्योदय की कंडीशन से, यानी कि सूरज जो है वो क्षितिज से नीचे है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको यहाँ पर जो है वो रोशनी आपको प्राप्त हो रही है, या कहूँ कि सूरज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि प्रकाश जो है सूरज से निकलने वाला वो जाकर के जब इन माध्यमों में जब गुजरेगा, तो इस 1 नंबर माध्यम से 2 नंबर माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है जी? अपवर्तित हो जाता है। और अपवर्तित जब होगा तो आपको निम्न प्रकार से ये जो घटना है वो घटित होगी। इसी प्रकार से यहां पर होता है कि सूरज जो है वो क्षितिज से नीचे की तरफ है, और यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, इस माध्यम में प्रवेश करने के बाद में ऐसे झुक जाती हैं। तो ये क्या करेंगी, पृथ्वी का जो तल है उस तरफ क्या होंगी जी, किरणें आती रहेंगी, और आप जहां पर खड़े हो आपको जो सूरज का प्रतिबिंब है आभासी रूप से इधर दिखाई देगा। इस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त की कंडीशन जो है, सूर्योदय से पूर्व भी आपको क्या दिखाई देता है, सूरज की जो किरणें है वो आपको दिखाई देती है, यानी कि आपके पास प्रकाश पहुंच रहा है। इसी प्रकार से सूर्यास्त की कंडीशन के पश्चात भी आपको क्या हो रहा है, आपके पास प्रकाश की जो किरणें हैं वो पहुंच रही है। तो ये आपको बात जो है वो समझ में आ गई है। तो ये जो घटना है वो किस पर आधारित है जी? अपवर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्या थी? अपवर्तन की घटना पर आधारित घटना है। अपवर्तन की घटना पर आधारित घटना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक पढ़ेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो सूर्योदय और सूर्यास्त की कंडीशन में था। अब हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस प्रकार से किरणों का अपवर्तन करूं, या कहूं कि मान लो इस प्रकार से किरणों का अपवर्तन करूं कि जिस माध्यम से किरण आ रही है वो वापस से उसी माध्यम में क्या हो जाए जी, लौट जाए। चलिए बात करते हैं। यहां पर एक इस प्रकार का मैंने मान लीजिए एक बाउल लिया जिसमें मैंने पानी डाल लिया। ठीक है, एक मैं प्रकाशिक स्रोत लेता हूं जो क्या है इसके अंदर है, और यहां से एक किरण अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। ये मान लीजिए मेरा एक प्रकाशिक स्रोत है। ठीक है, ये टॉर्च है आपकी। तो यहां से मान लो एक किरण प्रवेश कर रही है, और ये यहां आने के बाद में जब अब मैं इस पर अभिलंब खींचूंगा तो ये तो आपकी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई या आपतन किरण हो गई। इसी प्रकार से जब ये है, ये आपकी क्या हो गई, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो है वो निम्न प्रकार से आपको समझ में आई है। चलिए, ये आपका अभिलंब हो गया, और अभिलंब के साथ जो ये कोण बन रहा है इसका मान, इसको हमने I कह दिया और इसको हमने R कह दिया। क्या कह दिया? इसको हमने R कह दिया। अब क्या करते हैं कि हमें समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने अभी समझाया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब शब्द आप पढ़ रहे हैं, ये वाक्य जब पढ़ रहे हैं, ये पद जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यूं समझ में आ रहा है कि पूर्ण यानी कि संपूर्ण तरह से आंतरिक रूप से अगर किसी प्रकाश की किरण का हम अगर परावर्तन कर दें अपवर्तन की घटना के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए, ये जो प्रकाशिक स्रोत था, मैंने क्या करा, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू किया, इस तरफ लेकर के आना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूं, तो वैसे वैसे देखिए, जैसे जैसे मैं I का मान जो है वो अगर बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे R का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी अभिलंब के साथ अगर कोण I का मान बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से अभिलंब के साथ कोण R का मान भी क्या होगा जी, ज्यादा बढ़ेगा। आपको भी पता है, ये बात समझ में आ रही है कि I का मान अगर कम है तो R का मान ज्यादा है। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूं, जैसे मान लो किरण यहां से जा रही है, तो ये जो होगी वो किरण क्या चली जाएगी, इधर और ज्यादा चली जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें अगर मैं I का मान बढ़ाता जाऊं, ये कोण क्या है, I था, ठीक है,
इधर से किरण जा रही है, अब क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो क्या हो जाएगी, इस तल के समांतर हो जाएगी। जो आपका पानी का जो तल है उसके क्या हो गई जी, समांतर हो गई। क्या हो गई जी, समांतर हो गई। तो ये जो आई का मान आया, ये जो आई का मान आया हमारे पास, ठीक है, और इस आई के मान पर जो आर का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो इस आई के मान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्रांतिक कोण कहते हैं। बहुत आसान है, क्रांतिक कोण के बारे में पूछा जाता है। जब आपतन कोण को मैं इतना बढ़ाऊं या कहूं कि आपतन कोण के मान में इतना परिवर्तन करूं कि कोण आर का जो मान है, कोण आर का जो मान है वो अभिलंब के साथ, देखिए जी, अभिलंब के साथ क्या हो जाए जी, 90 डिग्री हो जाए, और तो उस कोण को हमने क्या कहना है, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि हमने क्रांतिक कोण जो है वो क्यों कहा, समझ गए। वापस ही समझ लीजिए एक बार क्रांतिक कोण के बारे में, कि कोण आई का मान, यानी आपतन कोण को मैं इतना बढ़ाऊं या आपतन कोण के मान में इतना परिवर्तन करूं कि अपवर्तित जो कोण है या जो अपवर्तन जो कोण है, इस कोण को आर को क्या कहा है हमने, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण आप सबको पता है कि अभिलंब के साथ बन रहा है, तो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए, वो 90 डिग्री बना ले, यानी कि ये क्या हो जाए, तल के समांतर हो जाए। और जब तल के समांतर हो जाता है तो वो जो हमारा आई का मान होता है उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। समझ गए। तो क्रांतिक कोण हमने किसको कहा कि आई का मान इतना बढ़ाया जाए कि आर का मान 90 डिग्री हो जाए, और उस कोण को हमने क्या बोल दिया, इस कोण को क्या बोल दिया, क्रांतिक कोण बोल दिया। ठीक है। अब क्रांतिक कोण से ऊपर का मान जो होता है, क्रांतिक कोण जो हमारे पास से प्राप्त हुआ, उससे अगर मान को हम और बढ़ाएं तो ये जो किरण है वो क्या हो जाएगी जी, जिस माध्यम से आई थी, तो माध्यम ये हमारे लिए मान लो कि 1 नंबर माध्यम, ये माध्यम आपके लिए 2 नंबर। तो जिस माध्यम से किरण आई थी उसी माध्यम में क्या होगी जी, वापस से जा रही है। देख लीजिए आप, तो जिस माध्यम से किरण ने प्रवेश किया वापस से उसी माध्यम में जा रही है, जिसको हमने क्या कह दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह दिया है। तो ये बात समझ में आएगी कि इसमें क्या करना है, आई का जो मान है सीधा सीधा समझ लीजिए। यहां पर ये जो घटना है इसमें जो ये हमारा कोण आई है और ये कोण आर है, तो ये कोण आई हो गया, ये आर हो गया। तो आर कोण आई के मान में आपको परिवर्तन करना है, आर के मान में परिवर्तन होता रहेगा। तो आई का मान ऐसा जहां पर आर का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस कोण के मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण से थोड़ा सा मान और बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा जी, ये जो किरण है वो कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी जी, इस माध्यम के अंदर ही क्या हो जाएगी, वापस से परावर्तित हो जाएगी। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। प्रकाश जो तंतु होता है, प्रकाश तंतुओं में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के माध्यम से हम ये बात स्पष्ट कर लेंगे कि जो आपका प्रकाश तंतु है उसमें किस प्रकार से प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से परावर्तित होता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। प्रकाश, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आशा करता हूँ कि जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझ में आया है। और इस लाइव सेशन हमारे जो है BVN की तरफ से चलते आ रहे हैं, और हमने काफ़ी हमारा जो प्रयास है आप सब के लिए, मतलब जो भी इस लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने बहुत ही सराहनीय एक कार्य किया है। तो आशा करता हूं कि जितनी हमारी तरफ से जो आपके लिए किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आपको उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। शुभ दिन।